अंशिका, अरीफ, अर्पित, एकांश, कार्तिक, नंदिनी, विपुल, फलकीरत, राघव, शिवम, श्रुति, सुजल, सुशांत, वंश एंड युक्ति। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर सभी बच्चों को आवाज आ रही है तो वाई टाइप करें। गुड मॉर्निंग सर। लास्ट टाइम हमने कुछ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। आपको लगभग 39 एलिमेंट्स के बारे में बताया था जिनका सिंबल आपको हमेशा याद रहना चाहिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। लास्ट टाइम हमने जो एलिमेंट्स की लिस्ट देखी थी उसमें दो टाइप के एलिमेंट थे, एक है मेटल और दूसरा है नॉन मेटल। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में जो डिफरेंस है वो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का। कौन कौन सी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों टाइप के एलिमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट है वो आज हम स्टडी करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको थोड़ा सा आइडिया एटम और कंपाउंड्स के बारे में भी होना चाहिए, क्योंकि जब हम केमिकल रिएक्शंस करेंगे तो उसमें इसका काफ़ी यूज़ होगा। स्क्रीन पर जो आप इमेज देख रहे हो ये है एटम, जो कि किसी भी सब्सटेंस का, किसी ऑब्जेक्ट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहाँ आप देख सकते हो कि जो एटम है तीन टाइप के पार्टिकल से मिलके बना है। वो तीन टाइप के पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आंखों से हम इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब ये पार्टिकल्स ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो जो ऑब्जेक्ट बनेगी उसको हम इजीली सेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किसी भी एटम में तीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे। उनमें से जो दो हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वो सेंटर में लोकेटेड होंगे, और जबकि जो तीसरे टाइप का पार्टिकल है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, वो काफ़ी ज़्यादा मोशन में होगा, जो कि आप इमेज में देख भी पा रहे होंगे। वैसे तो 8th क्लास के सिलेबस में स्ट्रक्चर, एटम की स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, लेकिन इसका केमिकल रिएक्शंस में थोड़ा सा यूज़ होगा, इसलिए हम इसको ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। तो तीन तरह के पार्टिकल से मिलके बनेगा एटम। दो तरह के पार्टिकल्स हमेशा सेंटर में लोकेटेड रहेंगे और उनकी असेंबली को हम न्यूक्लियस कहेंगे। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स जो कि किसी भी एटम के सेंटर में है, तो इस असेंबली को हम न्यूक्लियस कहेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि तीनों टाइप के पार्टिकल्स में सबसे लाइट पार्टिकल है, वो हमेशा न्यूक्लियस के अराउंड और भी सर्कुलर पाथ या लगभग सर्कुलर, अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर पाथ फॉलो करेंगे, हमेशा मोशन में रहेंगे। यहाँ पर आप जो एटम देख रहे हो, क्या बता सकते हो कि ये कौन से एलिमेंट का एटम है? कोई बच्चा बता सकता है कि इस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स शामिल हैं, कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं?
वैसे तो इमेज को देख के अंदाजा लग ही जाएगा आपको। सर तीन तीन। कार्बन। एकांश ने कहा कि ये कार्बन है। यस सर। कार्बन में कितने प्रोटॉन होंगे एकांश? सर लिथियम। फलकीरत का आंसर ठीक है, ये लिथियम है। कार्बन में डबल होगा इससे। कार्बन में इसमें 3 प्रोटॉन है, 3 न्यूट्रॉन है और 3 ही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये लिथियम का एटम है। कार्बन में सब कुछ डबल हो जाएगा। प्रोटॉन भी 3 के बजाय 6 होंगे, न्यूट्रॉन भी 6 होंगे और इलेक्ट्रॉन तो 6 होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर एक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो हर एक पार्टिकल की है वो भी आपको ऑब्जर्व करनी है। मास के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते ही हो। हर एक पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। उस प्रॉपर्टी को मास कहते हैं, जिसकी वजह से दो पार्टिकल्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। यहाँ एक जो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल प्रॉपर्टी एक्ट कर रही है वो है चार्ज। चार्ज के बारे में आप बच्चों ने पहले थोड़ा बहुत मुश्किल ही कुछ पढ़ा होगा। इसका डेली लाइफ में क्या इम्प्लीमेंटेशन है वो भी थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। तो कोई बच्चा बताएगा चार्ज के बारे में? चार्ज के बारे में आप क्या कुछ जानते हो? कोई बच्चा बता सकता है चार्ज के बारे में जिसने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ हो? फलकीरत आपने पढ़ा है सर मैं कुछ? बताऊं? हाँ आप बताओ। सर द इनएबिलिटी ऑफ the ability of the atoms or the electron and proton which reflects it in the magnetic or electric field. हाँ, ये चार्ज की कंप्लीट डेफिनेशन है, लेकिन फिलहाल के लिए आपको सिर्फ ये जानना काफ़ी है। चार्ज किसी भी पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल को या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। तो दो टाइप का चार्ज नेचर में एग्जिस्ट करता है, एक है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव चार्ज। तो कुछ पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज होगा, कुछ पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज होगा। आपने डेली लाइफ में देखा होगा बहुत सारी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाती है, वो सभी चार्ज की वजह से ही है। क्योंकि जो अपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट, अपोजिट चार्ज है अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स पर, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी और अगर सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगी। मैग्नेट्स के बारे में तो आप काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर ही चुके होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में कि हर एक मैग्नेट के जैसे दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, तो वो सभी चार्ज की वजह से ही है। बेसिकली जो मैग्नेटिज्म है उसके पीछे भी चार्ज ही शामिल है, जिसके बारे में आप हायर क्लास में स्टडी करोगे। फिलहाल आपके लिए सिर्फ ये जानना काफ़ी है कि दो टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। अगर सेम चार्ज है तो रिपल्शन होगी। अगर दो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को आप पास पास में रखोगे तो रिपल्शन होगी, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को पास पास रखोगे तो भी रिपल्शन होगी। और अगर अपोजिटली चार्ज पार्टिकल को पास में रखोगे, एक पॉजिटिव लो एक नेगेटिव लो, तो अट्रैक्शन होगी।
तो एटम के अंदर भी तीन तरह के पार्टिकल हैं, तीनों पर जो चार्ज का अमाउंट है वो डिफरेंट डिफरेंट है। प्रोटॉन जो कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में लोकेटेड होगा। यहाँ पर आप जो इमेज देख रहे हो, यहाँ पर प्रोटॉन को ग्रीन स्फीयर से दिखाया गया है। सेंटर में आप देख सकते हो जो एटम का कोर है, इस पार्टिकल का कोर है, वहां पर दो टाइप के पार्टिकल्स कंबाइंड हैं। एक जिनको ग्रीन स्फीयर से रिप्रेजेंट किया गया है, दूसरे जिनको ब्लू कलर की स्फीयर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इनमें से एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। दोनों ही टाइप के पार्टिकल का मास लगभग सेम ही रहता है और ये काफी हैवी पार्टिकल है जो कि किसी भी एटम के सेंटर में हमेशा लोकेटेड रहेंगे। प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज बट न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ही है absence ऑफ एनी टाइप ऑफ चार्ज। और जो आप सबसे ज़्यादा मोशन में जिस पार्टिकल को देख रहे हो जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, वो है इलेक्ट्रॉन्स, जिस पर कि नेगेटिव चार्ज है। तो आप यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हो कि किसी भी एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि सेंटर में प्रोटॉन्स हैं। तो प्रोटॉन्स का जो ग्रुप होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, या आप कह सकते हो कि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होगा। और एक और बात जो हमें नोट करनी है वो ये कि जितना अमाउंट पॉजिटिव चार्ज का होगा न्यूक्लियस में, उतना ही अमाउंट नेगेटिव चार्ज का होगा न्यूक्लियस के बाहर, यानी कि ऑर्बिट्स में। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, उतने ही प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस के अंदर। तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो जो टोटल चार्ज एटम के ऊपर होगा वो 0 होगा। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हो, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज इस एटम में है। सिमिलरली 3 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में तो 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर प्रेजेंट है। तो 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 3 ही यूनिट नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों ही चार्जेस का जब आप अलजेब्रिक सम लोगे +3 एंड -3 तो वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी भी एटम पर जो नेट चार्ज का अमाउंट है वो 0 है। तो इसको आप दूसरे वर्ड्स में ऐसे कह सकते हो, एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जो चार्ज है वो किसी भी पार्टिकल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, जो कि लगभग अगर किसी भी पार्टिकल पर नॉन जीरो चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, तो उस पार्टिकल में प्रॉपर्टी है किसी भी दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल करने की। तो अभी हमने डिस्कस किया फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में और उनसे बने एलिमेंट के बारे में, जिसको हम एटम कहते हैं। यहाँ पर जो आप एटम देख रहे हो उसमें 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो कि 3 प्रोटॉन्स के ऊपर है, और 3 ही यूनिट नेगेटिव चार्ज है जो कि 3 मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है। तो लास्ट टाइम हमने जो टेबल डिस्कस की थी उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स थे। तो अभी किसी भी बच्चे को एटम से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो खुद को अनम्यूट करें और अपनी क्वेरी रेज करें।
सर अपना नाम बताओ पहले। सर सुजल। बोलो सुजल। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कुछ पूछना है सुजल? यस सर। बताओ क्या पूछना है आपको। सर लॉकडाउन के बाद हमें यहाँ से शुरू किया जाएगा या फर्स्ट चैप्टर से? लॉकडाउन के बाद तो आप अगली क्लास में एंटर कर चुके होंगे। ओह आपको क्या यस लगता है स्कूल इस साल 1% भी चांस नहीं है खुलेंगे? तो ऑनलाइन ही पढ़ाई होगी पूरा साल। स्कूल इस साल बिल्कुल भी नहीं खुल पाएंगे। कोई चांस ही नहीं है 1%। क्योंकि इंडिया का एक भी रीजन ऐसा नहीं है जहाँ पर इन्फेक्शन कम हुआ हो। सब जगह बढ़ ही रहा है और आगे और भी बढ़ेगा और भी बड़े लेवल पर बढ़ेगा। एक्सपेंड काफी ज्यादा मल्टीप्लाई होगा। यस सर। तो स्कूल मुश्किल ही खुलेंगे। अगर खुलेंगे भी तो बच्चों की पेरेंट्स की चॉइस होगी कि वो बच्चों को भेजना चाहते हैं नहीं। कंपल्सरी नहीं होगा बच्चों के लिए स्कूल में आना इस साल। तो ऑनलाइन पढ़ाई ही होगी इस साल ज़्यादातर। अगर थोड़ा बहुत सेशन के एंड में स्कूल खुल भी गया तो थोड़ा बहुत ही बच्चे आ सकेंगे अपनी मर्जी से ग्रुप छोटे ग्रुप्स में कुछ सर रूल्स तो के अकॉर्डिंग। फाइनल एग्जाम भी ऐसे होंगे? फाइनल एग्ज़ाम भी जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ फाइनल एग्ज़ाम भी आपके ऑनलाइन ही होंगे या फिर असाइनमेंट ही सबमिट होंगे। यस तो सर। हो सकता है कि कोई एक्टिविटी आपको मिले या असाइनमेंट मिले, उसी के बेसिस पे आपके मार्क्स लग जाए। सिर्फ +2 क्लास के एग्ज़ाम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ होंगे, ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन के साथ होंगे ओनली +2 क्लास के। बाकी क्लासेस में तो देखो ये क्या कर दिया है खुद को, जिनके बैकग्राउंड में नॉइज है वो खुद को म्यूट ही रखे। जबकि फाइनल एग्जाम होंगे वो पहले की तरह तो नहीं होंगे पेन पेपर टेस्ट। तो या तो एमसीक्यूज ही आएंगे। जैसे कि अभी आपके पास जो टेस्ट थे उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती थी। हो सकता है फाइनल एग्जाम में टाइम लिमिट हो यस सर। या फिर कोई असाइनमेंट भी सबमिट कर आपको एक टॉपिक मिल जाएगा। उस टॉपिक यस से सर। रिलेटेड आपको रिपोर्ट बनानी है असाइनमेंट बनानी है। सिर्फ वही आपके मार्क्स डिसाइड करेगी फाइनल रिपोर्ट में। तो ये तो देखो सर पूरे देश की मजबूरी है। पूरे देश की सर मजबूरी है। थैंक हाँ यू सर। बोलिए शिवम। सर इसका मतलब हमें पूरे साल घर पे ही बैठना पड़ेगा? आ, साल तो मिनिमम है ही है। साल से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये साल तो मिनिमम ये सेशन तो है ही है। अगला सेशन भी काफी अफेक्ट होगा इससे। तो अभी क्या कर सकते हैं। पूरे विश्व में ही पूरे वर्ल्ड में ही ये दिक्कत है। कुछ कंट्रीज में स्कूल शुरू हुए थे जैसे ये फ्रांस में हुए अमेरिका में हुए थोड़े बहुत। फिर वो क्या हुआ फिर बंद करने पड़ गए क्योंकि इन्फेक्शन बच्चों में फैल गया सब बच्चों में। तो कोई रिस्क नहीं लेगा इस साल स्कूल खोलने का। सर बोलिए। सर बाय द वे कई बच्चों के पास इंटरनेट की वो नहीं है, तो वो कैसे करेंगे फिर? ये तो ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन भगवान के पास भी नहीं है। तो इंटरनेट वैसे तो आज के टाइम में 95% स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल है ही है। 4-5 बच्चे हैं जिनके पास इंटरनेट नहीं है। तो जिन बच्चों के पास इंटरनेट नहीं होगा वो ऑफलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 क्लासेस के एग्जाम एक साथ दे पाओ फ्यूचर में। जैसे कि अभी आप 8th क्लास में हो
तो कई बच्चों को ये भी चांस मिलेगा कि वो एक अगली क्लास में प्रमोट होने के बाद भी अगर वो अपने स्कोर से सेटिस्फाई नहीं है तो अगले साल भी वो एग्जाम दे पाएंगे। मतलब 9th क्लास में आप 8th क्लास का कोई एग्जाम, कोई भी एक सब्जेक्ट का एग्जाम अगर दोबारा देना चाहो दे पाओगे, अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तो। 9th वाले बच्चे 10th में जाने के बाद भी 9th का एग्जाम दे पाएंगे अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तो। वैसे तो देखो थोड़ा इस साल मार्क्स पर फोकस नहीं करना है, तो ये जो सेशन है ये सेशन ऐसा है जिसमें सभी बच्चे इक्वल हैं। मार्क्स पर किसी बच्चे का फोकस ही नहीं होगा क्योंकि कोई फॉर्मल तरीका नहीं होगा मार्क्स को इवेलुएट करने का। तो खुद को सर पहले आप म्यूट करो जिनका बैकग्राउंड नॉइज है। सर सुनील से आ रही है। सुनील नाम से कौन अच्छा तो सुनील है सर हमारी क्लास। ठीक है तो बाकी ये है वैक्सीन का तो कोई भरोसा नहीं है, वैक्सीन बनेगी या नहीं बनेगी। अब वैसे तो हर हफ्ते कोई ना कोई अफवाह फैल जाती है, वैक्सीन आ गई वैक्सीन आ गई लेकिन अगर वैक्सीन बन भी जाए तो पहली बात तो किसी दूसरी कंट्री में बनेगी तो उसको इंडिया में आने में तो बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत टाइम भी लगेगा। और हो सकता है अगर कोई वैक्सीन बनती भी है तो 2 साल मिनिमम लग जाते हैं उस वैक्सीन को इतने करोड़ों लोगों तक पहुंचने में। वैक्सीन बनी भी तो वो अफोर्डेबल होगी या नहीं वो भी नहीं कह सकते हैं। अगर सर तो वैक्सीन ही 50,000 रुपए की एक वैक्सीन है तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। कई बार 2 लाख की भी वैक्सीन हो सकती है तो कौन कौन अफोर्ड कर सर पाएगा। सर तो मतलब अगले साल भी लगेंगे स्कूल। आपको अगले साल की चिंता हो गई है, पहले आप जिंदा हो इसकी खुशी बनाओ। तो अभी अगले साल की चिंता नहीं करो, इस साल आप अपनी फैमिली के साथ हो, आप जिंदा हो, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो सर बाकी ये है हर कोई अफेक्ट तो हो रहा है इससे। जहाँ तक मेरा मानना है कि जब तक हर किसी को ये इन्फेक्शन नहीं हो जाता तब तक इसका यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है। देखिए अभी जो कॉमन कोल्ड है वो भी एक तरह का कोरोना वायरस ही है, कॉमन कोल्ड का वायरस रीनो वायरस। और लगभग 200 सर साल से कॉमन कोल्ड का वायरस हमारे बीच में है और उसकी वैक्सीन आज तक हम नहीं बना पाए हैं। कॉमन सर कोल्ड, हाँ बोलो शिवम। सर ये जो भी नया सिस्टम लागू किया गया है, सर नया जो एजुकेशन सिस्टम लागू हुआ है, ये अभी नहीं सर उसमें इम्प्लीमेंट होगा, ये अभी जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएंगी काफी सारी अभी कागजी कार्रवाई इलीगल फॉर्मेलिटीज पेंडिंग है। 2 साल तो लग जाएंगे नए एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट होने में। सर इसमें होगा क्या क्या? अभी तो देखो मॉडिफिकेशंस होंगे इसमें कई सारे, एज इट इज तो ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये तो सिर्फ अभी ड्राफ्टेड है। अभी तो इसको काफी ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटी से गुजरना है, 2 साल लग जाएंगे अभी डिस्कस करने का कोई फायदा ही नहीं है कि क्या होगा। जब फाइनली आ जाएगा तभी फायदा है, अभी हम कोई इसका पॉइंट डिस्कस करें और वो बाद में वो रिजेक्ट हो जाए लीगल फॉर्मेलिटीज में। सर कई लोग तो कह रहे हैं कि सितंबर में स्कूल में आना अलाउड होगा। लेकिन माहौल नहीं होगा ऐसा। सितंबर कोई दूर थोड़ी है, 15 दिन बाद सितंबर आ गया है तो बहुत मुश्किल है। पूरा साल तो बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल कि इन्फेक्शन रुकेगा।
और बल्कि अगला सेशन भी अफेक्ट होगा काफी हद तक। और अगर वैक्सीन आती भी है तो पहली बात तो वैक्सीन का आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो कॉमन कोल्ड का वायरस है रीनो वायरस, उसकी वैक्सीन आज तक हम नहीं बना पाए हैं, जो कि कोरोना के इस वर्जन से तो काफी सिंपल है। तो कोरोना की जो किसी भी बीमारी की, किसी भी वायरस की जो वैक्सीन बनती है वो बहुत ही हीट एंड ट्रायल से बनती है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड होता है ये, कोई एक प्रोसीजर तो नहीं होता कि ये करेंगे बन जाएगी, बहुत ज्यादा हीट एंड ट्रायल करने पड़ते हैं। तो सर मुझे तो लगता है समझ नहीं आ रहा, एक एक बच्चा बोलो, बोलो शिवम। सर अभी से मैंने एक कुछ दिन पहले न्यूज पढ़ी थी जिसमें लिखा हुआ था कि सीबीएसई ने कहा है कि टिल दिसंबर तक स्कूल रीओपन नहीं होंगे। क्या ये सच है? सीबीएसई सब पता है भगवान, फेक। सीबीएसई ना तो भगवान है ना ही वो कोरोना वायरस का कोई असिस्टेंट है, तो किसी को नहीं पता है। सीबीएसई को तो क्या, गवर्नमेंट को भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, किसी को भी नहीं पता है। सीबीएसई तो एक एजेंसी है, गवर्नमेंट के किसी भी मंत्री को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। हाँ, ये दिला आश्वासन दे रहे हैं बच्चों बच्चों का मन पढ़ाई से ना भटक जाए, इसलिए बच्चों को दिलासा देते रहते हैं कि अगले महीने तक पेशेंस रखो, अगले महीने तक पेशेंस रखो। और बच्चों को दिलासा देना तो जरूरी होता है नहीं तो बच्चे पढ़ाई में उनका मन ही ना लगे। तो तो एक सर एक मुझे एक एक महीना कर करके पूरा साल ही निकाल देंगे कि अगले महीने शुरू होगा स्कूल में, अगले महीने शुरू होगा। लेकिन वो तो आप सर खुद भी समझदार हो, देख सकते हो कि अभी इन्फेक्शन एक भी रीजन में कम नहीं हुआ है। और इंडिया में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे फॉलो होती है वो तो हम सभी जानते ही हैं। गले में सर मास्क यहाँ ही यहाँ काफी केसेस आ गए। 95% लोगों को मास्क लगाने का तरीका ही नहीं पता है। वो सबसे मेन तो मास्क कैसे लगाना है उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। हम मास्क को मुंह की बजाय गले में टांग के रखते हैं, नोज हटा लेते हैं, वैसे मास्क फॉर्मेलिटी के लिए लगा लेते हैं लेकिन नोज को कवर नहीं करते हैं। एक ही मास्क को हफ्ते हफ्ते तक यूज करते रहते हैं बहुत सारे लोग, बस मास्क तो एक फॉर्मेलिटी बन गया है। उसको प्रॉपर वे में कैसे लगाना है, कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, कुछ नहीं पता है। तो सिर्फ 2% फायदा है मास्क लगाने का सोसाइटी में। इंडिविजुअल लेवल पे क्या पता आप अच्छे से मास्क लगाते हो, लेकिन बड़े लेवल पे मास्क अच्छे से नहीं लगा रहे हैं लोग, कोई भी नहीं लगा रहा है। तो ये इन्फेक्शन तो देखो, आपकी इम्यूनिटी ही आपको बचा सकती है और कोई चीज आपको नहीं बचा सकती है। वैक्सीन के भरोसे तो कई साल निकल जाएंगे। अगर वैक्सीन बन भी जाती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पैसा भी लगेगा और टाइम भी लगेगा। वैक्सीन अफोर्डेबल भी हो ये भी जरूरी नहीं है। तो सिर्फ आपकी इम्यूनिटी ही आपको बचाएगी। जितना आप प्रिकॉशंस रखोगे, डेली मास्क को चेंज, बल्कि वैसे तो हमें हर 6 घंटे में मास्क चेंज करना चाहिए। चलो अगर आप घर पर हो, बाहर कम ही निकल रहे हो, अगर आप एक बार बाहर जाके घर में एंटर कर रहे हो तो वो मास्क दोबारा यूज नहीं करना चाहिए, उसको वॉश कर लो। वॉशेबल मास्क हो तो ज्यादा बेटर है। और मैंने कई बच्चों को देखा है वो एक्सरसाइज के टाइम या साइकिलिंग के टाइम भी मास्क लगा के रखते हैं। तो अगर कोई दिन में 3 घंटे से ज्यादा मास्क लगाता है तो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक हो जाता है, पूरी ऑक्सीजन अंदर नहीं पहुंच सकती है। दिन में आप अगर 3 घंटे से ज्यादा मास्क कॉन्टिन्यूसली लगाओगे तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बुरी तरह से अफेक्ट होगा। तो मास्क आपको सिर्फ तभी लगाना है जब आप किसी के कांटेक्ट में आ रहे हो, मार्केट में जा रहे हो या कोई फ्रेंड से मिल रहे हो, तभी मास्क यूज करें। घर पे बैठे बैठे, अगर आप कहीं तो घर पे बैठे हुए मास्क यूज कर रहे हैं और बाहर यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये भी मास्क को का यूज करने का जो लोगों का तरीका है वो बहुत ज्यादा फनी बन चुका है, उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रह गया है। तो आपकी इम्यूनिटी आपको बचाएगी, तो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें खाएं।
और जितना हो सके कॉन्टैक्ट से बचे। आजकल बच्चे तो ज़्यादातर फ्रेंड के साथ मिलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, सोचते हैं हमारा फ्रेंड है, फ्रेंड से तो इन्फेक्शन फैलता नहीं है, सिर्फ अननोन लोगों से फैलता है। इस भ्रम में सभी रहते हैं और ज़्यादातर जो इन्फेक्शन फैलता है वो फैमिली मेम्बर या फ्रेंड सर्कल के थ्रू ही फैलता है। बाकियों से तो हम सावधानी रख लेते हैं, लेकिन अपने फ्रेंड सर्कल से, फैमिली मेम्बर से सावधानी नहीं रखते हैं तो दिक्कत होती है। तो अभी ये जो साल है, इस साल मार्क्स पे फोकस नहीं करना है, सेल्फ स्टडी पे फोकस करो। यूट्यूब पे बहुत सारी नॉलेज अवेलेबल है। टीचर तो आपको एक लिमिट तक ही बता सकता है ऑनलाइन सर क्लास में, लेकिन यूट्यूब सर पर आप अनलिमिटेड नॉलेज गेन कर सकते हो। बोलो सुजय। सर मैंने सुना है कि अगर अटेंड नहीं करेंगे क्लास तो अटेंडेंस लगती है। देखिए अटेंडेंस तो लगती है, ऑनलाइन क्लास अटेंड करना। ऑनलाइन क्लासेस में ये है आपकी क्वेरीज डिस्कस हो सकती हैं, और अगर ऑनलाइन कई क्लासेस नहीं होंगी तो आपका खुद ही पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अकेले कभी भी आप ज़्यादा टाइम तक पढ़ नहीं पाओगे, आपको कई मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए अगर आप अकेले पढ़ रहे हो। जब तक आप फ्रेंड सर्कल में क्लास में नहीं पढ़ोगे। तो क्लास में पढ़ने से आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ पाओगे, थोड़ा आपका मन भी लगा रहेगा पढ़ाई में। अगर आप अकेले दुनिया के कोने में, कॉर्नर में बैठ के पढ़ोगे तो आपके पास कोई पर्पस ही नहीं होगा पढ़ने का, आप सोचोगे हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो जब आप बड़े गैदरिंग में इकट्ठा होकर पढ़ते हो तभी आपका मन बना रहेगा पढ़ाई में। तो ऑनलाइन क्लासेस कोशिश करें, ज़्यादा दिन तो वैसे भी नहीं लगती है। कितनी क्लासेस लगती है? जहाँ 6 क्लासेस होती थी ऑफलाइन, अब तो सिर्फ सर दो। हफ्ते में 2 बार। बहुत दिन में आपकी 2-3 क्लासेस ही होती हैं डेली, तो 2-3 क्लासेस तो कोई ज़्यादा भी नहीं है। सर साइंस की हफ्ते में 2 बार या 3 बार। 2 बार होती हैं हफ्ते में। तो चलो। तो हम तो सर कोरोना से तो खैर हम इस गम में मर जाएंगे कि हम स्कूल कब जाएंगे। जब स्कूल जाते थे तब सोचते थे कि आज छुट्टी हो जाए, कल छुट्टी हो जाए, काफी सारी छुट्टियां मिल जाए। और हर अब दिन संडे हो जाए। चलो कोई बात नहीं। ये जो सर साल तो है, ये जो साल है ये सेल्फ स्टडी के लिए है। इसमें आप जितनी नॉलेज गेन कर सकते हो उतनी आप करो। यूट्यूब पे नॉलेज का भंडार है, समुंदर है, बस उसको सही जगह पर पहुंचने वाला चाहिए, उसको पॉजिटिव वे में यूज करने वाला चाहिए। आजकल यूट्यूब तो सभी चलाते हैं, कोई एंटरटेनमेंट के लिए चला रहा है, कोई भी नॉलेज के लिए चला रहा है, चला सभी रहे हैं। जिनके पास इंटरनेट पुअर है वो भी यूट्यूब पे लगे रहते हैं। तो ये जो टाइम है एंटरटेनमेंट, गेमिंग वगैरह पे वेस्ट करने की बजाय आप सेल्फ स्टडी में यूटिलाइज करें। तो इस साल आप यही मान के चलो कि ये सेशन आपका ऑनलाइन ही रहेगा, और इस साल मार्क्स पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम या फाइनल जो भी असाइनमेंट होगी उसमें लगभग आपको सिर्फ ग्रेड्स या पासिंग मार्क्स ही लेने होंगे, क्योंकि इस साल कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं है इवैल्यूएशन का, चेकिंग का। तो इस साल जो मार्क्स है वो आपके सेल्फ असेसमेंट मार्क्स ही हो गए एक तरीके के, क्योंकि आप खुद ही अपना टेस्ट दे रहे हो। तो अभी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट को भी कुछ नहीं समझ आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। सोचते हैं कि अगले महीने सिचुएशन शायद कंट्रोल में हो जाए, अगले महीने हो जाए, लेकिन अभी कुछ कंट्रोल में नहीं है। तो बाकी फ्यूचर में देखते हैं। इस साल बस आप ये कर सकते हो, आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ और सेल्फ स्टडी पे ही फोकस करो। सिर्फ थोड़ा +2 क्लास
के मार्क्स का चक्कर होता है क्योंकि आगे एडमिशन होता है। बाकी क्लासेस में कोई मार्क्स की ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। बाकी क्लासेस में तो जस्ट अगर पासिंग मार्क्स भी हो तो भी अफेक्ट नहीं पड़ता है बच्चे के करियर पे, लेकिन +2 क्लास में काफ़ी असर पड़ता है। बोलो सुजन। सर अगर हम नहीं पढ़ पाए और हम फाइनल में फेल हो गए तो? देखिए, +1 क्लास तक तो कोई फेल नहीं होगा इस साल, +1 क्लास तक तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फेल होने का डर नहीं है तो आप पढ़ो भी नहीं, नॉलेज भी गेन नहीं करो। नॉलेज भी ऐसा जरूरी है, मार्क्स किसी जगह मार्क्स जरूरी है, किसी जगह नॉलेज जरूरी है। सब यस जगह सर, मार्क्स काम नहीं आते और सब जगह अकेली नॉलेज। नॉलेज भी नहीं काम नहीं आती, साथ में सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। तो यस दोनों सर। ही चीजों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। एक चीज से काम नहीं चलेगा, नॉलेज हो साथ में सर्टिफिकेट यानी कि मार्क्स भी हो तभी काम चलता है। और +1 क्लास तक तो सर्टिफिकेट इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है, +1 क्लास तक तो। +2 यस क्लास सर। में थोड़ा मैटर करता है क्योंकि आगे कॉलेज में एडमिशन होते हैं। तो अभी +1 क्लास तक तो आप बिल्कुल चिंता ही नहीं करो कि एग्जाम में हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस साल भी सभी बच्चे प्रमोट हो गए हैं, तो जिन बच्चों ने एग्जाम में कुछ किया भी नहीं था वो भी कोरोना की दया से पास हो गए हैं। तो कोई बात नहीं, पूरे दुनिया की ही मजबूरी है। जो बड़े बड़े देश है अमेरिका जैसे, वहाँ ही स्कूल नहीं शुरू हो पा रहे हैं, तो इंडिया में तो कहाँ से शुरू होंगे। चलो फिर भी टाइम हो गया। हाँ टाइम हो गया है। तो आगे अभी सिलेबस का पार्ट पेंडिंग है, तो कोशिश करूँगा कि कोई रिकॉर्डिंग भेज दूँ एक कल तक परसों तक। तो अभी जाने से पहले किसी बच्चे की कोई क्वेरी है तो खुद को अनम्यूट करे। सर, बोलो सुजय। सर आप मुझे डांटोगे? हाँ, क्या क्या सुजल? सर अगर मैंने अब बोला तो आप मुझे डांटोगे? नहीं, अगर आपकी जेन्युइन बात है कोई तो क्यों डांटेंगे। सर मैंने अभी तक कॉपी नहीं लगाई। कॉपी, देखो रिटर्न प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप रिटर्न प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो सब कुछ भूल जाओगे, आपकी राइटिंग भी बिगड़ जाएगी। अगर आप रिटर्न प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, राइटिंग भी बिगड़ जाएगी। और नोट्स बनाने तो बहुत जरूरी है। आप ये नहीं सोचो कि टीचर जब एग्जाम लेगा तभी कुछ करना है। तो सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, वो आपको इस साल समझ आएगी। इस साल सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा रोल है। अकेले टीचर किसी बच्चे का करियर डिसाइड नहीं कर सकता है। जब तक सर बच्चे ऐसा खुद ही ना पढ़ना चाहें तब तक कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकता है। बोलो सुजन। सर ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने रफ रफ कॉपियां लगाई हैं, बट मैंने ऐसे अलग अलग काम के लिए नहीं लगाई। उससे आपको ही दिक्कत होगी फाइनली जब आप प्रिपेयर करोगे कोई एग्जाम। फाइनल आपके नोट्स एक जगह नहीं होंगे तो आप खुद ही पजल हो जाओगे कौन सी नोटबुक में क्या लिखा था। तो सिस्टमेटिक वे से चलना जरूरी है। तो इस साल सेल्फ स्टडी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। टीचर ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे इस साल, टीचर का रोल थोड़ा कम हो गया है, सेल्फ स्टडी का रोल बढ़ गया है। तो ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सर बोलो सुजन। बाय बाय। Okay, have a nice day. We shall resume in our next class. Now you can leave this meeting. थैंक यू सर।